नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान कवि के बारे में जानेंगे जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है और वो है मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति जगाई, समाज सुधार का संदेश दिया और महिलाओं के सम्मान की बात की। आज हम जानेंगे कि उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार और नारी चेतना किस प्रकार दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द है, जैसे राष्ट्रकवि। तो राष्ट्रकवि अर्थात देश का कवि, चेतना अर्थात जागरूकता, अवेयरनेस, सामाजिक, समाज से संबंधित। मैथिली शरण गुप्त का परिचय। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। उनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महात्मा गांधी उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बच्चों, आज हम जो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं और बोलते हैं, उसी को खड़ी बोली कहा जाता है। उस समय अधिकांश कविता ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, लेकिन गुप्त जी ने खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाकर उसे सम्मान दिलाया। गुप्त जी के काव्य की प्रमुख धाराएं। गुप्त जी का साहित्य केवल कविता नहीं था, बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम था। उनकी कविताएं मुख्य रूप से इन विषयों पर आधारित थी: राष्ट्रीय नवजागरण, समाज सुधार, नारी चेतना, राष्ट्रभक्ति, किसान जीवन और मानवता। राष्ट्रीय नवजागरण। बच्चों, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति सो रहा है और उसे जगाया जाए। इसी प्रकार जब पूरे देश को उसकी शक्ति का एहसास कराया जाता है, उसे राष्ट्रीय नवजागरण कहते हैं। आसान अर्थ में राष्ट्रीय अर्थात देश से जुड़ा और नवजागरण यानी नई जागृति। गुप्त जी चाहते थे कि भारतीय लोग अपने देश से प्रेम करें और स्वतंत्रता के लिए जागरूक बने। राष्ट्रीय नवजागरण की विशेषताएं। गुप्त जी ने अपनी कविताओं में भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया। उन्होंने लोगों को बताया कि भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था। उन्होंने लोगों को यह भी समझाया कि अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकलना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए, जब किसी विद्यार्थी को उसकी पुरानी उपलब्धियां याद दिलाई जाती है, तो उसका आत्मविश्वास अर्थात कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसी तरह गुप्त जी ने भारतीयों को उनका गौरवशाली इतिहास याद दिलाया। यहाँ पर कठिन शब्द गौरवशाली का अर्थ महान है और आत्मगौरव अर्थात स्वयं पर गर्व है। भारत भारती उनकी प्रमुख कृति है। भारत भारती गुप्त जी की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। यह पुस्तक 3 भागों में विभाजित है। अतीत, भारत कितना महान था। वर्तमान, भारत की स्थिति कैसी हो गई थी। भविष्य, भारत को आगे क्या करना चाहिए। यह पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। नव जागरण एवं समाज सुधार। अब हम समाज सुधार की बात करते हैं। समाज सुधार का अर्थ है समाज की बुराइयों को दूर करना। गुप्त जी ने शिक्षा, जाति व्यवस्था, अंधविश्वास,
और असमानता जैसे विषयों पर ध्यान दिया। वे चाहते थे कि सभी लोगों को समान अवसर मिले। यहाँ पर कुरीति कुरीति का अर्थ है बुरी प्रथा और समानता का अर्थ है बराबरी। किसान जीवन का चित्रण। बच्चों सोचिए, यदि किसान खेती न करे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? गुप्त जी किसानों की कठिनाइयों को समझते थे। अपनी कृति किसान में उन्होंने किसानों की गरीबी, कर्ज और शोषण का चित्रण किया। यहाँ पर कठिन शब्द है शोषण, उसका अर्थ है अन्याय करना। पलायन अर्थात अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। यह कविता वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित है। किसान काव्य की विशेषताएं। गुप्त जी ने किसानों की वास्तविक स्थिति दिखाई। उन्होंने बताया कि किसान देश की रीढ़ है, लेकिन उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह केवल किसान की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की समस्या है। नारी चेतना। अब हम नारी चेतना की बात करते हैं। नारी चेतना का अर्थ है महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और महत्व को समझना। अब उस समय महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर नहीं मिलते थे। गुप्त जी ने अपनी कविताओं में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिया। साकेत की उर्मिला। रामायण में लोग राम, सीता और लक्ष्मण को अधिक याद करते हैं, लेकिन उर्मिला का त्याग अक्सर भुला दिया जाता है। जब लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वनवास गए, तब उर्मिला ने भी बहुत त्याग किया। गुप्त जी ने उर्मिला को पहली बार साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने दिखाया कि उर्मिला कमजोर नहीं, बल्कि धैर्यवान और स्वाभिमानी महिला थी। यहाँ पर स्वाभिमानी का अर्थ है आत्मसम्मान रखने वाला, और धैर्यवान का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी शांति से रहने वाला। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। जब बुद्ध बिना बताए घर छोड़कर चले गए, तब यशोधरा ने प्रश्न किया, बिना बताए क्यों चले गए? यह प्रश्न नारी के आत्मसम्मान को दर्शाता है। गुप्त जी यह बताना चाहते थे कि महिलाओं की भावनाएं और अधिकार होते हैं। नारी पात्रों की विशेषताएं। गुप्त जी की नारी पात्र केवल त्याग करने वाली महिलाएं नहीं थी, वे आत्मसम्मानी, जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी भी है। गुप्त जी की काव्य विशेषताएं। गुप्त जी की भाषा बहुत सरल और समझने योग्य है। उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। उनकी शैली ऐसी है कि कविता पढ़ते समय लगता है जैसे कोई कहानी सुनाई जा रही हो। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति, समाज सुधार, किसान जीवन और नारी चेतना प्रमुख विषय है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। मैथिली शरण गुप्त का योगदान। राष्ट्रीय चेतना जगाई, समाज सुधार का संदेश दिया, किसानों की समस्याओं को उजागर किया, नारी सम्मान को स्थापित किया। इसी कारण उन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त का काव्य सार। राष्ट्र, समाज, किसान, नारी। मैथिली शरण गुप्त का काव्य देशभक्ति, समाज सुधार और नारी चेतना का संगम है। अगले वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा एवं काव्य शिल्प पर चर्चा करेंगे।
खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान, मैथिली शरण गुप्त की भाषा शैली, दोनों कवियों की तुलनात्मक विशेषताएं और परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु हम अगली वीडियो में जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।